वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं डेली आपके लिए न्यू क्वेश्चन लाती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने देश का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ द कंट्री? ए आर वेंकटरमणी, बी आर के वेणुगोपाल, सी कपिल सिब्बल, डी रविशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है आर वेंकटरमणी। अटॉर्नी जनरल के बारे में और कुछ बातें। आर वेंकटरमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है। उन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को अपना कार्यभार संभाला था। उनका कार्यकाल 3 साल का है। आर वेंकटरमणी से जुड़ी कुछ बातें। उनका जन्म 13 अप्रैल 1950 को पांडिचेरी, अब पुडुचेरी में हुआ था। जुलाई 1977 में वे बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु में वकील बने। साल 1979 से वे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साल 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया था। उन्हें 2001 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त और अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे अफ्रीकी एशियाई क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इनमें से किस नृत्य से संबंधित है? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? ए कुचिपुड़ी, बी मणिपुरी, सी कथक, डी भरतनाट्यम। इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा के बारे में और कुछ बातें। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े थे। वे कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थे। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को सत्यम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 9 सितंबर 1935 को कुचिपुड़ी में हुआ था और उनका निधन 16 नवंबर 2012 को विजयवाड़ा में हुआ था। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले थे, जिनमें ये शामिल है: संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, कालिदास सम्मान, पद्मश्री। कुचिपुड़ी के बारे में और कुछ बातें। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य नाट्य प्रदर्शन कला है। यह नृत्य शैली अपनी खूबसूरत गतियों और कथात्मक कहानियों के लिए जानी जाती है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? ए 12, बी 9, सी 11, डी 16। इसका सही जवाब है 9। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के बारे में और कुछ बातें। भारतीय पहलवानों ने किर्गिस्तान के बिश्केक में मंगलवार को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का समापन 9 पदकों के साथ किया, जिसमें 4 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? What is the name of the mascot of the 37th National Games? A. जेली, बी पंडी, सी ओली, डी मोगा। इसका सही जवाब है मोगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के बारे में और कुछ बातें। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा है। जून 2023 में इसका अनावरण किया गया था। मोगा एक भारतीय बाइसन है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में कुछ और जानकारी। ये खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा के मडगांव में आयोजित किए गए। इन खेलों में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। इन खेलों में 43 तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस व्यक्तिगत कार्यक्रम में हेलसिंकी ओलंपिक में स्वतंत्र भारत ने पहला ओलंपिक पदक जीता? In which individual event, independent India won the first Olympic medal at the Helsinki Olympics? A. तीरंदाजी, B. मुक्केबाजी, C. कुश्ती, D. भारोत्तोलन। इसका सही जवाब है कुश्ती। हेलसिंकी ओलंपिक के बारे में और कुछ बातें। स्वतंत्र भारत ने हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती के व्यक्तिगत कार्यक्रम में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था। खाशाबा दादा साहेब जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में पुरुषों के बैंटमवेट 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीता था। जाधव बचपन से ही कुश्ती के शौकीन थे और उनकी बेहतरीन तकनीक ने उन्हें कई राष्ट्रीय खिताब दिलाए थे। उन्हें 1992 में महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति पुरस्कार और 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था।
ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? Which Indian state has the highest density of roads? A. दिल्ली, B. महाराष्ट्र, C. उत्तर प्रदेश, D. केरल। इसका सही जवाब है केरल। सड़कों का घनत्व के बारे में और कुछ बातें। सड़क घनत्व का मतलब है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। जम्मू कश्मीर में सड़कों का घनत्व 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जबकि केरल में यह 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। वहीं देश का औसत सड़क घनत्व 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली, असम और गोवा जैसे राज्यों में भी सड़क घनत्व ज्यादा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में निम्न में से कौन संसद का एक हिस्सा नहीं है? Which of the following is not a part of the parliament in India? A. राष्ट्रपति, B. लोकसभा, C. राज्यसभा, D. भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के बारे में और कुछ बातें। भारत में ये संसद का हिस्सा नहीं है। उपराष्ट्रपति, राज्य विधानसभाएं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिमंडल। भारतीय संसद एक द्विसदनीय विधायिका है। इसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद का अभिन्न अंग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे पुरुष T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the ambassador of Men's T20 World Cup 2024? A. युवराज सिंह, B. MS धोनी, C. सचिन तेंदुलकर, D. कपिल देव। इसका सही जवाब है युवराज सिंह। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के बारे में और कुछ बातें। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह और जमैका के धावक उसैन बोल्ट को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? Vinesh Fogart became the first Indian female wrestler to win how many medals in the World Championship? A. 6, B. 5, C. 2, D. 3। इसका सही जवाब है 2। विनेश फोगाट के बारे में और कुछ बातें। विनेश फोगाट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट से जुड़ी कुछ और खास बातें। विनेश फोगाट हर एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीती थी। विनेश फोगाट रियो और टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। विनेश फोगाट को भारत सरकार ने कुश्ती में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज लिपुलेख पास लोकेटेड? ए. हिमाचल प्रदेश, B. अरुणाचल प्रदेश, C. उत्तराखंड, D. सिक्किम। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा के बारे में और कुछ बातें। यह दर्रा भारत के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के बालाकोट पुरंग शहर से जोड़ता है। यह कैलाश और मानसरोवर के तीर्थयात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। नेपाल दावा करता है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है। नेपाल के पास दर्रे के दक्षिणी किनारे पर दावे हैं, जिसे कालापानी क्षेत्र कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स है? Whose autobiography is titled Ace Against Odds? A. सानिया मिर्जा, B. साइना नेहवाल, C. मीराबाई चानू, D. मैरी कॉम। इसका सही जवाब है सानिया मिर्जा। एस अगेंस्ट ऑड्स के बारे में और कुछ बातें। एस अगेंस्ट ऑड्स भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की 2016 की जीवनी है। यह पुस्तक उनकी आधिकारिक जीवनी है, जिसमें भारत और दुनिया की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ियों में से एक बनने की उनकी यात्रा का वर्णन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, की स्थापना में हुई थी? द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
popularly known as the Muslim League, was founded in A. 1906, B. 1910, C. 1904, D. 1908? इसका सही जवाब है 30 दिसंबर 1906। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में और कुछ बातें। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इसकी स्थापना ढाका, ब्रिटिश भारत, अब ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। इस लीग का संविधान 1907 में तैयार किया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इस लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। इस लीग का मुख्यालय लखनऊ था। इस लीग का विघटन 15 दिसंबर 1947 को हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट की चोटी का उदाहरण है? Which of the following is an example of a peak of eastern Ghats? A. Dodda Betta, B. महेंद्रगिरी, C. गुरु शिखर, D. अनामुडी। इसका सही जवाब है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की चोटी के बारे में और कुछ बातें। पूर्वी घाट की चोटियों के कुछ उदाहरण ये रहे: महेंद्रगिरी, छिंडागड़ा, अरोयाकोड़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह ओडिशा के गजपति जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 1501 मीटर 4925 फीट की ऊंचाई पर है। महेंद्रगिरी पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। यह पहाड़ी अपने पौराणिक महत्व के लिए जानी जाती है और इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। पूर्वी घाट की कुछ और चोटियाँ। झिंडागड़ा, यह चोटी विशाखापत्तनम जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। अरोयाकोड़ा, यह चोटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई सागर तल से 1680 मीटर है। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट के समानांतर फैला हुआ है। वहीं पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के सहारे फैला हुआ है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया था? Who was called Sandrocotes by the Greek writer? Justin? A. चंद्रगुप्त मौर्य, B. चंद्रगुप्त प्रथम, C. चंद्रगुप्त द्वितीय, D. समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लेखक जस्टिन के बारे में और कुछ बातें। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने कई नामों से जाना है, जैसे कि सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस वगैरह। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के पहले सम्राट थे और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के संरक्षण में राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने एक बड़ी सेना बनाई और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints the ministers of the Union Council of Ministers? A. राष्ट्रपति, B. प्रधानमंत्री, C. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, D. सर्वोच्च न्यायालय के। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री की नियुक्ति के बारे में और कुछ बातें। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उनके कामों में सहायता और सलाह देती है। मंत्रिपरिषद को कैबिनेट भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तराधिकारी कौन बने? Who succeeded पंडित जवाहरलाल नेहरू as the Prime Minister of India? A. लाल बहादुर शास्त्री, B. इंदिरा गांधी, C. मोरारजी देसाई, D. गुलजारीलाल नंद। इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद संभाला था। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी और अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे।
नेहरू ने उदारवादी समाजवादी आर्थिक सुधारों को लागू किया और भारत को औद्योगिकीकरण की नीति के लिए प्रतिबद्ध किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विजेंद्र सिंह ने ओलंपिक में कांस्य जीते। विजेंद्र सिंह वन ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक्स। ए 2004, बी 2012, सी 2008, डी 2016। इसका सही जवाब है 2008। विजेंद्र सिंह के बारे में और कुछ बातें। विजेंद्र सिंह ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वे ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे। विजेंद्र सिंह ने मिडिलवेट कैटेगरी में यह पदक जीता था। विजेंद्र सिंह से जुड़ी कुछ और खास बातें। विजेंद्र सिंह का जन्म 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा के भिवानी जिले के कालूवास गांव में हुआ था। विजेंद्र सिंह को साल 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। साल 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विजेंद्र सिंह ने 2006 और 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीते थे। साल 2010 के एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास्ड? ए 1856, बी 1947, सी 1878, डी 1929। इसका सही जवाब है 1929। बाल विवाह निरोधक अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को 28 सितंबर 1929 को भारत की इंपीरियल विधान परिषद में पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ था। इसे लोकप्रिय रूप से इसके प्रायोजक हरबिलास शारदा के नाम पर शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को भारत सरकार ने पारित किया था। यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के बाकी सभी राज्यों में लागू है। बाल विवाह निषेध अधिनियम का मकसद बाल विवाह और इससे जुड़े मामलों को रोकना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन? ए चिदम्बरम सुब्रमण्यम, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी पी चिदम्बरम, डी नॉर्मन बोरलॉग। इसका सही जवाब है पी चिदम्बरम। हरित क्रांति के बारे में और कुछ बातें। चिदम्बरम सुब्रमण्यम, एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति से जुड़े प्रमुख व्यक्ति हैं। चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने भारत में उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों और आधुनिक कृषि तकनीकों की शुरुआत और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एम.एस. स्वामीनाथन को उच्च उपज वाली फसल किस्मों के विकास और प्रसार में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, जिनके उच्च उपज वाले गेहूं की किस्मों पर काम ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिलाया और खाद्य उत्पादन पर वैश्विक प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर पी चिदम्बरम एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं, जिन्होंने भारत के वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है, लेकिन हरित क्रांति से जुड़े नहीं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? Where did Buddha give his first religious message? A. राजगृह, B. पाटलिपुत्र, C. गया, D. सारनाथ। इसका सही जवाब है सारनाथ। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में और कुछ बातें। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास बसे सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया था। इनके नाम थे अग्रण्य, वत्सक, कंठक, कश्यप और मगध। इस उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाएं दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में बंबई में कताई मिल के रूप में पहली कपास मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे? ए 1852, बी 1853, सी 1854, डी 1851। इसका सही जवाब है 1854। कपास मिल के बारे में और कुछ बातें। भारत में बंबई में पहली कपास मिल, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, 7 जुलाई 1854 को स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना कावसजी नानाभाई डावर ने की थी। यह मिल ताड़देव में स्थापित की गई थी। सर विलियम फेयरबेयर ने इस कंपनी को डिज़ाइन किया था और साल 1856 में यहाँ उत्पादन शुरू हुआ था। भारत में कपास आधारित कपड़ा उद्योग कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में पहली सूती मिल कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में साल 1818 में स्थापित की गई थी।
आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।